हमारे चैनल में खुशामदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं भीख मांगने का काम बहुत शौक से करती थी और जब भीख मांगने जाती तो तैयार होकर जाती। इसलिए मर्द मुझे खुद आकर भीख देते, वो भी बहुत सारी। आहिस्ता आहिस्ता करके सब मर्द घर तक आने लगे थे। अब मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं थी, वो घर आकर भीख दे जाते। जब एक रात मैं किचन में खाना बना रही थी, मुझे अपने कमरे से लड़की के रोने की आवाज़ आई। मैं हैरत से गई क्योंकि मैं अकेली रहती थी। कमरे में गई तो पैरों तले से ज़मीन खिसक गई कि अंदर एक नहीं बल्कि इन सब मर्दों की। मेरा नाम मिराल है। मैं कच्ची आबादी में रहा करती थी, मगर मेरे शौक वैसे बिल्कुल भी नहीं थे। मुझे तो अच्छी ज़िंदगी पसंद थी। अम्मा का कहना था कि मैं कामचोर हूँ और इस बात में कोई शक भी नहीं था। मुझे काम करने में मौत पड़ती थी। बस मुझे तो फ्री में ही हर चीज़ चाहिए होती थी, तो मेहनत से दूर दूर तक मेरा कोई वास्ता नहीं था। और ये सब कहीं ना कहीं मेरी अम्मा की बदौलत ही था। उन्होंने ना कभी मुझे मेहनत की अजमत सिखाई थी और ना ही मुझे इस बात का कोई इल्म था। बचपन में ही अब्बा दुनिया से रुखसत हो गए थे और अपने पीछे मुझे और अम्मा को छोड़ गए थे। मेरे चचा ने अब्बा की ज़मीन पर भी कब्जा कर लिया था और हम दोनों को घर से निकाल बाहर किया था और फिर रुख किया था अपने मामू के घर का। मामू ने मेरे नाना अब्बा के कहने पर हम लोगों को घर में रख लिया था, जहां मेरी मुमानी आते जाते मेरे मामू को ऐसे देखा करती थी जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया था। बेवा बहन को घर रख लेना बीवी की नज़र में किसी बड़े गुनाह से कम नहीं होता। बस फिर मेरे मामू ने भी ये गुनाह तो कर लिया था, मगर अब वो मुमानी से डरते ही रहते थे। उनका कहना था कि वो नाना अब्बा की बात नहीं टाल सकते थे। इसी दौरान बहुत कुछ ऐसा था जो अच्छा नहीं हुआ था। एक बार तो मुमानी घर छोड़कर चली गई थी, मगर फिर जाने क्या दिल में आई थी कि खुद ही वापस भी चली आई थी। कुछ तो सोचा होगा उन्होंने, ऐसे तो कोई वापस नहीं आता। अम्मा लोगों के कपड़े सिलाई कर दिया करती थी, जिससे वो घर का कुछ खर्च भी दे दिया करती थी, मगर मुमानी इसमें भी खुश नहीं थी। जबकि सारे घर का काम अम्मा ही किया करती थी, मगर वो औरत कभी इनसे खुश ना हुई थी। अम्मा ने मुझे स्कूल डाल दिया था, इसी स्कूल जिसमें मुमानी की बेटी जाती थी। मैं भी इसी स्कूल में जाने लगी थी, मगर वहाँ मेरा मजाक उड़ाया जाता था, मुझे गरीब कहा जाता था। और मेरे मामू की बेटी जो कि रिश्ते में मेरी कज़न थी, वो सबसे यही कहती कि हम उनके घर में काम करते हैं, हम गरीब हैं, उनके घर काम करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें हमें अपने घर में रखा हुआ है। ये बात मुझे ज़रा अच्छी न लगती थी। और फिर वो तो आए दिन अच्छी से अच्छी चीज़ें लेकर जाया करती थी और मेरे पास कुछ नहीं होता था, जिसकी वजह से मैंने स्कूल जाना छोड़ दिया था। अम्मा की मार का भी मुझ पे कोई असर नहीं होता था। मैंने ठान ली थी कि अब नहीं जाना तो बस नहीं जाना था। मैं कहाँ अपनी बात से पीछे हटने वालों में से थी, जो कह दिया वही किया करती थी। और यहाँ भी मार खा कर भी मैं स्कूल न जाती तो अम्मा ने मजबूर होकर मुझे स्कूल से उठवा लिया था। ऐसे पैसे भरने से अच्छा था कि फिर मैं ना ही जाती। उनके पास पैसे थे ही कहाँ, वो इस तरह ज़ाया करती। और फिर इस तरह से मैं एक अनपढ़ ही रह गई थी। मुझे शौक न था और किसी ने मुझे पढ़ाई की अहमियत बताई न थी, तो फिर यही अंजाम निकलना था जो अब निकला था। खैर, मुझे इस बात का कोई दुख और अफसोस अभी भी नहीं था। मैं अपनी ज़िंदगी में मगन थी, जो हो रहा था होने दो। और क्या था, हमें इस घर में 5 साल गुजर गए थे। अम्मा ने कभी भी मामू पर किसी चीज़ का बोझ न डाला था। हम अपना सारा खर्चा खुद करते थे, बस इस घर में रहते थे। एक तरह से इस घर पर अम्मा का भी हक था। वो लोग हमें रखकर कोई एहसान नहीं कर रहे थे, मगर जताते एहसान ही थे कि जैसे हम उनके टुकड़ों पर पलते हैं। और मुमानी का तो बस ना चलता था कि 1 मिनट न लगाती और हमें घर से बाहर निकालने में। वो तो नाना की मेहरबानी से हम अभी तक इस घर में मौजूद थे, वरना तो जाने कब के घर से बाहर होते। और ये भी आखिर कब तक होता, जब तक नाना अब्बा जिंदा थे। वो दिल के मरीज़ थे, अक्सर बीमार रहते थे और फिर एक दिन वो इस दुनिया से चले गए थे। इस दिन मुझे लगा था कि उनके साथ साथ हम भी मर गए हैं, क्योंकि अब हमारा क्या रह गया था, ना कोई घर, ना कोई ठिकाना। हम भी उनके जाने के बाद लावारिस हो गए थे। नाना के मरते ही मुमानी ने मुझे और अम्मा को घर से निकाल बाहर किया था और उनके फर्माबरदार शोहर, जो कि बदकिस्मती से मेरी माँ के भाई थे, वो खामोशी से सब देखते रहे थे। उन्होंने एक बार भी अपनी बीवी को नहीं रोका था कि वो दोनों कहाँ जाएंगी, उनका कौन सहारा था। वो भी अपनी बेगम के पीछे चुपचाप खड़े सब देख रहे थे और कुछ कहने की हिम्मत इनमें ना थी।
ये बात मेरे लिए तो कोई ख़ास नहीं थी, क्योंकि मुझे तो पहले दिन से ही अंदाज़ा था कि मामू की डोर मेरी मुमानी के हाथों में है। वो जैसे इनको चाहें वो वैसा ही करेंगे, और मेरा कहा सच हुआ था। आज हम माँ बेटी घर से बाहर खड़ी थीं और घर का दरवाज़ा हमारे मुंह पर बंद हो गया था। इस दिन मुझे इतनी छोटी उम्र में एक बहुत बड़ा सबक मिला था कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। अम्मा मुझे लेकर कच्ची आबादी में आ गई थीं। वहाँ हमारा कोई नहीं रहता था, मगर वहाँ शहर के मुकाबले में रहना आसान था। वहाँ पर इतना खर्च नहीं होता था। हम भी एक छोटा सा मकान देखकर रहने लगे थे, मगर वहाँ पर कोई इतने कपड़े सिलाई ना करवाता था कि हमारा घर चल सकता। इसलिए अम्मा का कहना था कि उनको अब कोई और काम करना पड़ेगा। ऐसा कौन सा काम था जिससे अच्छा गुजारा हो जाता? वो एक ही था कि लोगों के घरों में काम किया जाता, और अम्मा ने वही करना शुरू कर दिया था। इस कच्ची आबादी से तकरीबन हर औरत ही किसी बड़े घर में और बंगले में काम करने जाती थी। अम्मा भी जाने लगी थी। मैं अब बड़ी हो गई थी। वो मुझे भी अपने साथ काम पर चलने का कहा करती थी। उनका कहना था कि घर में अकेली रहने से अच्छा है कि मैं उनके साथ काम पर चली जाया करूं, मगर मुझे काम का कोई शौक नहीं था। मुझसे लोगों के बर्तन नहीं धोए जाते थे। फिर इनकी बातें, मगर अम्मा के कहने पर मुझे जाना पड़ा। मैं उनके साथ चल पड़ी थी। सारा दिन काम किया था, और फिर आखिर में इस बड़े घर की औरत ने मुझे अच्छा खासा डांटा था, और उसकी वजह ये थी कि मैंने उनके घर से पानी पी लिया था। उसका कहना था कि नौकरों के लिए अलग पानी पीने की जगह है। मैंने उनके घर से, उनके बावर्ची खाने से कैसे पानी पी लिया? ये मेरी अब तक की सबसे बड़ी गलती थी। और फिर वो दिन था और आज का कि मैंने सोच लिया था मुझे किसी के घर काम पर नहीं जाना था। जो था जैसा था, मैं अपने घर में ही ठीक थी। मेरी एक दोस्त बनी थी इस मोहल्ले में। वो अच्छी थी और उसके पास पैसे भी काफ़ी हुआ करते थे। अच्छे अच्छे कपड़े और हर वो चीज़ जो किसी भी लड़की को अच्छी लगे। मैं अम्मा के काम पर जाने के बाद उसके पास चली जाया करती थी। वो देखने में भी खूबसूरत थी, मगर वो एक गरीब लड़की थी, तो उसके पास इतना सब कहाँ से आता था? ये नए नए कपड़े और सारी चीज़ें वो कैसे ले लिया करती थी? यही सवाल जाने कब से मेरे दिमाग में था, जो मैंने एक दिन उससे पूछ ही लिया था। और जवाब में उसने मुझसे कहा था कि क्या मुझे भी ये सब चाहिए, और मेरा जवाब तो हाँ ही होना था। मैंने तो फ़ौरन से हाँ कर दी, जिस पर उसने बताया कि वो भीख मांगती है। पहले वो गंदे और पुराने कपड़ों में मांगा करती थी, तो कोई उसे इतनी भीख ना देता था। अब वो अच्छे कपड़े पहनकर और तैयार होकर मांगती है, जिस वजह से मर्द उसे ज़्यादा भीख दे दिया करते हैं, और वो अपने सारे अरमान पूरे कर लिया करती थी। इसमें तो इतनी मेहनत भी नहीं लगती थी, और ये तो लोगों के घरों में काम करने से कहीं ज़्यादा अच्छा काम था। मैं हमेशा से कामचोर थी। मेहनत से तो वैसे ही मेरी जान जाती थी, और अब मुझे तो एक अच्छा तरीका मिल गया था। मगर अम्मा कभी मुझे ऐसा न करने देती। लेकिन उनको कौन बताता, वो तो शाम को ही घर आया करती थी, और शाम को मैं भी आ जाती उनके आने से पहले। मैंने भी आज जाने का सोचा था। फिर घर आकर जल्दी से वो जोड़ा निकाला था जो अम्मा को उसकी बेगम साहिबा ने ईद पर दिया था। वो उन्होंने मुझे दे दिया था। मैं तैयार होकर घर से निकल आई थी। शक्लो सूरत में भी मैं अच्छी थी। सब कहते थे कि मैं किसी अमीर घर की लगती हूँ। मेरी शक्ल ही अमीरों जैसी थी, मगर किस्मत मुझे इस गरीब खाने में ले आई थी, तो क्या किया जा सकता था। तैयार होकर तो मैं इस कच्ची बस्ती के बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। मैं घर से निकल आई थी और अपनी दोस्त के साथ चल पड़ी थी। उसने मुझे सारा काम समझा दिया था कि क्या करना है। मैंने वैसा ही किया था, और अच्छे खासे पैसे मुझे मिल गए थे। अच्छे खासे पैसे मेरे पास इकट्ठे हो गए थे। इतने तो मेरी दोस्त के पास भी ना हुआ करते थे जितने मेरे पास थे। वो भी हैरान थी कि पहले ही दिन मैंने इतने पैसे कमा लिए थे। हम घर आ गई थी। मैं अम्मा से पहले घर आ गई थी और अपना सूट उतार कर रख दिया था। वही घर के कपड़े पहन लिए थे और काम में लग गई थी। अपने पैसे मैंने छुपा कर रख दिए थे ताकि किसी को कुछ पता न चले। अम्मा को तो कानों कान खबर ना हुई थी इस काम की। वो तो सुबह होते ही फिर से अपने काम पर चली गई थी, और उनके जाते ही मैंने भी अपने काम पर जाने की तैयारी पकड़ी थी। ये काम तो इन अमीर लोगों की बातें सुनने से कहीं बेहतर था। इसमें ना तो मेहनत करनी पड़ती थी और ना ही कुछ और तो और पैसे भी अच्छे खासे हो जाया करते थे। तो ये इस काम से तो काफ़ी बेहतर है जो अम्मा मुझसे करवाना चाहती थी। मैं तो अपनी ज़िंदगी में खुश थी। रोज़ के रोज़ पैसे जमा करके ले आया करती थी और किसी को कुछ पता भी नहीं था।
अम्मा को भी इस बात का इल्म नहीं था और फिर अम्मा बीमार रहने लगी थी। वो सारा सारा दिन और सारी सारी रात खांसती रहती थी। कोठी वालों ने काम पर आने के लिए मना कर दिया था कि पहले अपना इलाज करवाओ। उनका कहना था कि उनकी जगह अब मैं काम पर चली जाया करूं, नहीं तो घर कैसे चलेगा। मगर मैंने उनको तसल्ली दी थी कि फिक्र न करें, घर चल जाएगा और पहले से अच्छा चलेगा। वो मेरी बात पर हैरान थीं कि ऐसा कैसे मुमकिन था, बैठे बिठाए पैसे कहाँ से आएंगे। उनसे मैंने कह रखा था कि मैं एक फैक्ट्री में काम करने लगी हूँ। अगर उनको सच का इल्म हो जाता तो वो मुझे कभी ये काम करने ना देती। इसलिए उसने झूठ बोला था और झूठ बोलकर भीख मांगने चली जाया करती थी। वो मेरी बात का यकीन करके खुश थीं कि चलो मुझे कोई काम मिल गया था। अम्मा अब घर में ही रहा करती थी। वो काफ़ी बीमार रहने लगी थी। मैंने उनका इलाज करवाया था मगर कोई अफाका नहीं हुआ था। दिन ब दिन वो कमज़ोर होती जा रही थी। मुझे उनकी फ़िक्र रहने लगी थी और फिर वो अस्पताल में दाखिल हो गई थी। मैं सारा सारा दिन और रात उनके पास ही रहा करती। अपना काम मैंने कहीं छोड़ दिया था। अम्मा का कहना था कि मैं अपने काम पर चली जाया करूं, कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग मुझे काम से ही निकाल दें। मगर उनको कौन समझाए कि ये मेरा अपना काम था। यहाँ कोई मुझे उनकी तरह काम से नहीं निकाल सकता था। मेरा जब दिल करे मैं वापस काम पर जा सकती थी और जब दिल करता नहीं जाती थी। मगर अम्मा इन सब बातों से अनजान थी। उनको कहाँ असल हकीकत पता थी। वो तो यही समझ रही थी कि मेरा किसी फैक्ट्री में काम है और इस वक्त मैं उनको सब सच बताकर दुखी नहीं करना चाहती थी। इसलिए कहा कि मैंने छुट्टी ली हुई है उनका कहकर, और वो फिक्र न करें, कोई मुझे नौकरी से नहीं निकालेगा। ये पक्की नौकरी थी, यहाँ कोई किसी को नहीं निकाल सकता था। वो मेरी बातें सुनकर मुतमईन हो जाया करती थी। और मुझे क्या चाहिए था? मुझे तो बस उनको खुश करना था, उनका ख्याल रखना था। उन्होंने सारी ज़िंदगी मुश्किलें उठाई थीं, कभी सुकून नहीं देखा था और अब मैं उनको सुकून देना चाहती थी। मैंने भी तो सारी ज़िंदगी उनको दुख ही दिया था। उनकी मुझसे जितनी भी उम्मीदें थीं, इन सब पर मैंने पानी फेर दिया था। कुछ भी तो नहीं किया था मैंने उनके लिए। सारी ज़िंदगी उन्होंने ही मेरे लिए मेहनत की थी, मेरा ख्याल रखा था और मैंने सारी ज़िंदगी उनको उनके बुरे रिश्तेदारों के ताने दिए थे, जबकि इन सब में तो उनका कोई कसूर नहीं बनता था। वो तो खुद अपनी किस्मत से हारी हुई थी। मगर ये बात मुझे देर से समझ आई थी। मैं हर वक्त उनके पास मौजूद रहती थी, जबकि वो मुझे कहा करती थी कि मैं घर चली जाऊं, मगर मेरा दिल न मानता था उनको अकेला छोड़ने का। इसलिए हम दोनों अस्पताल में ही रहती थी। मैंने अपनी कोशिश की थी अम्मा का इलाज करवाने की, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनका इलाज होने के बावजूद भी वो मुझे छोड़कर चली गई थी और मैं इस इतनी बड़ी दुनिया में अकेली रह गई थी। मेरा वाहिद सहारा और रिश्ता मेरी माँ थी, वो भी आज मुझे छोड़कर चली गई थी। मैं तन्हा रह गई थी। कौन था मेरा? कोई भी नहीं। मैं अपने घर वापस आ गई थी और अब तो घर में मेरा दिल भी नहीं लगता था। मुझे हर वक्त अम्मा की याद आया करती थी, जैसे वो यहीं हैं मेरे आसपास, मगर वो अब कहीं नहीं थीं। अम्मा को गए काफ़ी दिन गुजर गए थे और जो पैसे मैंने जमा किए थे वो सब भी ख़त्म हो गए थे। कुछ तो अम्मा के इलाज पर और फिर कुछ घर के अखराजात पर। अब मेरे पास पैसे नहीं थे। घर का खर्चा चलाने के लिए भी कोई पैसे ना थे और अब मुझे अपने काम पर वापस जाना था। मैंने सोचा था कि ये काम छोड़ देती हूँ और अम्मा की जगह काम करने लग जाती हूँ, और मैंने ऐसा ही किया था। मगर वहाँ के हालात अच्छे ना थे। वो औरत तो बात बात पर अपना गुस्सा मुझ पर ही निकालती थी और मुझे मेरी मरी हुई माँ के ताने देती कि तुम्हारी माँ भी ऐसी ही थी, काम चोर, जबकि अम्मा तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। अम्मा हमेशा अपना काम ईमानदारी से करती थी और इस बात की वो सबसे बड़ी गवाह मैं खुद थी। मगर वो औरत जाने किसका गुस्सा निकालती थी कि मुझे उस पर रह रहकर गुस्सा आता था। इस काम से तो फिर मेरा काम ही अच्छा था। कम से कम इस काम में कोई मेरी माँ को बुरा तो नहीं कहता था। वो तो अब इस दुनिया में भी नहीं थी। फिर भी वो औरत मेरी माँ को मेरे सामने बुरा भला सुनाया करती थी, जबकि मेरी माँ ने सारी ज़िंदगी अपनी पूरी ईमानदारी से काम किया था। और आज एक और बात थी जो मुझे पता चल गई थी। वो ये थी कि ये दुनिया कभी किसी की अच्छाई याद नहीं रखती। लोग खुदगर्ज होने के साथ साथ बेहिस भी हैं, तो मैं क्यों इन लोगों की परवाह करती। मुझे भी वही करना था जो मुझे आसान लगता। मैं भी इनके जैसी ही थी, बेहिस बेज़मीर। अब मुझे किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था।
मैंने फिर से अपना काम शुरू किया था और फिर से भीख मांगने लगी थी। मैं रोज़ घर से तैयार होकर निकलती और भीख मांग कर ले आती। मैं शक्लो सूरत में भी ठीक थी, इसलिए मर्द मुझे आसानी से भीख दे दिया करते थे। मेरे पास काफ़ी पैसे इकट्ठे हो जाया करते थे। अब मुझे इतने पैसों की ज़रूरत नहीं होती थी। अकेली थी, अम्मा तो थी नहीं, तो मैंने क्या करना था। पहले जैसे शौक भी अब नहीं रहे थे। दिल तो जैसे लोगों के रवैयों से ही बुझ गया था और कुछ अम्मा के चले जाने का दुख था। ये काम अब मेरा शौक नहीं रहा था, बल्कि मजबूरी थी। मुझे अपना गुजारा भी तो करना था, इसलिए काम छोड़ा नहीं था। मगर अब घर से कहीं भी जाने का दिल न करता था। मैं एक हफ्ता भीख मांगती तो फिर एक हफ्ता पूरा घर से न निकलती और इन्हीं पैसों से गुजारा करती रहती। इस बार भी मैंने ऐसा ही किया था। इस हफ्ते मैं घर पर ही थी, घर से बाहर नहीं गई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई थी। मुझे हैरत थी, कौन हो सकता है। मेरे घर तो कभी कोई नहीं आया था और फिर अम्मा के जाने के बाद तो कोई भी नहीं आता था, तो आज कौन आ गया था। खैर, मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो हैरान रह गई। एक मर्द मेरे घर के दरवाजे पर खड़ा था। उसके हाथ में कुछ पैसे थे जो उसने मेरी तरफ बढ़ाए थे। मुझे समझ न आई थी कि इसका मकसद क्या था, वो क्या करना चाहता था। जब मैंने उससे वो पैसे ना लिए और वैसे ही खड़ी रही तो उसने कहा कि मैं काफ़ी दिन से भीख मांगने नहीं गई थी, इसीलिए वो मुझे मेरे घर में देने आ गया था। इससे मुझसे हमदर्दी जो थी, और हमदर्दी भी कैसी थी ये मुझे अच्छे से पता था। खैर, मैंने उससे पैसे ले लिए थे और फिर दरवाज़ा बंद कर दिया था। अभी उसे गए कुछ ही देर गुजरी थी जब फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई थी और मैंने जाकर देखा था तो एक और मर्द वहाँ हाथ में पैसे लिए खड़ा था। तो मतलब वो भी मेरी हमदर्दी में यहाँ तक आ गया था। मैंने उससे पैसे लेकर दरवाज़ा बंद कर दिया था और किसी सोच में पड़ गई थी। काफ़ी देर ऐसे ही सोचने के बाद मैंने सारी बातों को अपने दिमाग से झटक दिया था और वापस से अपने काम पर लग गई थी। मुझे कपड़ों पर नए नए डिज़ाइन बनाने का काफ़ी शौक था और अब जबकि मैं घर में अकेली हुआ करती थी तो मैं फारिग बैठी यही काम करती रहती थी, कुछ ना कुछ करती रहती थी। इससे मेरा अच्छा वक्त गुजर जाया करता था। मैं घर से तो कहीं बाहर जाती नहीं थी, तो फिर सारा दिन घर में अकेली रह भी नहीं सकती थी। इसलिए ये काम मुझे ठीक लगता था और सारा दिन यही करती रहती थी। सब मर्द मेरे घर तक आने लगे थे और खुद आकर मुझे पैसे दे जाया करते थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा, जो मैं खामोशी से लेकर रख लिया करती थी। वैसे मुझे इतने पैसों की ज़रूरत नहीं हुआ करती थी, मगर मैं फिर भी रख लिया करती थी और इन्हीं पैसों से कपड़ा खरीद कर नए नए डिज़ाइन बना लिया करती थी। मेरे पास काफ़ी कपड़े जमा हो गए थे और वो भी अच्छे अच्छे डिज़ाइन वाले। मैंने कभी उनको बेचने का सोचा ही नहीं था, बस बनाकर घर में ही रख दिया करती थी। ज़िंदगी ऐसे ही चल रही थी। मुझे घर पर ही पैसे मिल जाया करते थे, मुझे अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इसी तरह एक दिन रात को एक मर्द मेरे दरवाजे पर आया था और मुझे पैसे देकर चला गया। मैं भी वापस आकर अपने काम में लग गई थी। मैं किचन में काम कर रही थी जब मुझे अपने कमरे में से किसी लड़की के रोने की आवाज़ आई थी और साथ में कुछ और भी आवाज़ें थी। मुझे हैरत हुई थी क्योंकि मैं तो अकेली रहती थी, मेरे घर में कौन आ सकता है। मैं जल्दी से अपने कमरे की तरफ गई थी और जैसे ही मैंने कमरे में कदम रखा मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। बल्कि अंदर एक नहीं, इन सब मर्दों की बीवियां मौजूद थीं। किसी ने किसी का बच्चा उठाया था तो कोई अकेली थी। वो सब मुझे ऐसे देख रही थीं जैसे अभी के अभी मेरी जान ले लेंगी। मुझे समझ न आई पहले तो ये क्या हो रहा है, मगर फिर जैसे ही समझ आई मैंने वहाँ से निकलने की कोशिश की। वो औरतें पागलों की तरह मेरे पीछे थीं और अब मुझे एहसास हुआ था कि मैं रात को दरवाज़ा बंद करना भूल गई थी। किसी ख्याल में मैंने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो सब मेरे घर में मौजूद थीं और अब मेरे पीछे थीं। मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना था। अगर मैं उनके हाथ लग जाती तो ये तय था कि वो आज मेरी जान लेकर ही जाती। मैं जल्दी से घर से बाहर निकली थी और मैंने भागना शुरू कर दिया था और उनमें से कुछ औरतें तो वापस लौट गई थीं जिनके साथ बच्चे थे, मगर कुछ जो अकेली थीं वो अभी भी मेरे पीछे थीं। भागते भागते मैं रोड पर आ गई थी। मुझे लगा था वो औरतें कुछ ही दूर तक मेरा पीछा करेंगी और फिर वापस पलट जाएंगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो तो अभी तक मेरे पीछे ही थी और ऐसा लग रहा था कि वो मेरे पीछे ही रहेंगी। मेरे दिमाग में इस वक्त एक ही बात चल रही थी और वह यही थी कि मुझे इन औरतों से बचकर निकलना था,
किसी भी तरह से मैं उनके हाथ नहीं लगना चाहती थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि पकड़े जाने पर उन्होंने मेरा क्या हश्र करना है। इसलिए मैं उनसे बचने के चक्कर में भागती जा रही थी, ये देखे बगैर कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कैसे जा रही हूँ। बस चलती जा रही थी और फिर रोड पर आकर अचानक एक गाड़ी के आने पर मैं रुकी थी। बल्कि मैं नहीं, वो गाड़ी रुकी थी। अगर उसमें बैठा शख्स सही वक्त पर गाड़ी ना रोकता तो मैं उन औरतों से तो शायद बच जाती, लेकिन इस गाड़ी के नीचे आकर मैंने मर जाना था। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। चलाने वाले ने वक्त पर गाड़ी को ब्रेक लगाई थी और इस चलती गाड़ी के साथ साथ मैं भी रुक गई थी और अपनी मौत को इतने करीब से देखकर अपने पीछे आने वाली मौत को भूल गई थी। वो औरतें मेरे करीब पहुंच गई थीं और इतने में गाड़ी वाला भी अपनी गाड़ी से बाहर निकल आया था। अब एक तरफ वो गाड़ी वाला था तो मुझे अच्छी खासी सुनाने की गर्ज से बाहर निकला था और दूसरी तरफ वो औरतें थीं जो मेरी जान लेने को थीं। ऐसे में किस तरफ जाती कुछ समझ नहीं आई थी, मगर फिर जैसे ही एक औरत मेरी तरफ बढ़ी मैं फौरन से इस गाड़ी वाले के पीछे हो गई थी। जो भी था एक पढ़ा लिखा इंसान लग रहा था और मुझे यकीन था कि इस तरह अपनी गाड़ी के सामने अचानक आ जाने पर वो मुझे सुनाएगा तो ज़रूर, मगर मारेगा नहीं। इसलिए मैंने उसका सहारा लिया था। मुझे लगा था कि शायद ये मुझे इन जाहिल औरतों से भी बचा लेता। पढ़ा लिखा इंसान था, इस तरह अपने सामने किसी को मरने तो शायद ना ही देता। वो सब देख रहा था, वो तो खुद शायद मुझे सुनाने निकला था। अब मेरे पीछे ये फौज देखकर हैरान था कि आज तक एक लड़की के पीछे रात को लड़के लगे तो देखे थे, मगर आज पहली बार इसने किसी लड़की के पीछे औरतें लगी देखी होंगी। वो हैरत से देख रहा था जब एक औरत ने उसे पीछे आकर मुझ तक आने की कोशिश की थी, मगर मैंने अचानक ही उस अजनबी शख्स से मदद मांग ली थी कि मुझे इन औरतों से बचा लें। वो हैरान था कि आखिर को ये औरतें कौन थीं। इन औरतों का गुस्सा वो भी देख चुका था, इसलिए उसने उस औरत को पीछे किया था। वो भी शायद समझ गया था कि अगर मैं उनके हाथ लगी तो वो मुझे जान से मार देंगी। जब भी वो मेरे आगे आकर खड़ा हो गया था और किसी को भी मुझ तक आने नहीं दे रहा था, मगर इन औरतों ने शोर मचाया था कि इस लड़की को हमारे हवाले कर दो, ये अच्छी नहीं है, ये हमारे शोहरों से पैसे लेती है, हमारे घर खराब करना चाहती है, आज हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इन औरतों की बात सुनकर शायद उस शख्स को कुछ समझ आई हो, मगर मुझे तो सब समझ आ गया था। ये औरतें उन मर्दों की घर वालियां थीं जो मुझे घर आकर पैसे देकर जाया करते थे। और आज जब रात में एक आदमी आया था तो मैं दरवाजा बंद करना भूल गई थी, जब भी वो सारी मेरे घर मौजूद थीं। और अब मेरे पीछे इस शख्स को और तो कुछ समझ नहीं आई थी, मगर उसने इतना ज़रूर कहा था कि अगर ये आपके शोहरों से पैसे लेती है तो इसे मारने की बजाय आप लोग अपने शोहरों को रोकें कि वो इससे पैसे क्यों देते हैं। इसकी इस बात से मुझे कुछ हौसला मिला था कि कोई तो था कि जिसने मेरा साथ दिया था, वरना तो यहाँ सब मेरे खिलाफ बोलते थे। मगर वो औरतें कुछ भी सुनने और समझने को तैयार ही नहीं थीं। उनको तो बस मैं चाहिए थी। हालात को और उन औरतों के गुस्से को देखते हुए इस शख्स ने मुझे अपने साथ गाड़ी में बैठने का कहा था और मेरे पास अब खुद को बचाने का एक ही रास्ता था। मैं उसकी गाड़ी में बैठ गई थी और फिर उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। वो सब वहीं शोर मचाती रह गई थी, जबकि वो शख्स मुझे घर के बाहर ले आया था और उसने गाड़ी रोकी थी। उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा था कि वो कौन थी और क्यों मेरे पीछा कर रही थी। उसने मुझसे यही पूछा था कि वो मुझे कहाँ छोड़े, मगर मेरे पास तो एक ही ठिकाना था, मेरा घर, जहाँ से भागकर मैं आई थी और अब वापस वहाँ तो जाकर नहीं रह सकती। और कोई ठिकाना था नहीं। सारी सहेलियां भी इसी बस्ती की थीं जहाँ से भाग कर आई थी। मैंने उससे कहा कि वो मुझे यहीं सड़क पर ही उतार दे, क्योंकि कोई ऐसा ठिकाना नहीं है जहाँ मैं उसे कहूँ कि वो मुझे छोड़ दे। उसका कहना था कि पहले तो वो औरतें थीं, अब अगर रात को इस सड़क पर अकेला छोड़ दिया तो लड़के आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ करीब में ही एक क्लब था और रात को वहाँ से लोग नशे करके निकलते थे। थोड़ी देर ऐसे ही खड़े रहने के बाद उसने मुझे अपने साथ अपने घर चलने का कहा था। इसका कहना था कि अगर मैं उसके साथ जाना चाहूँ तो वो मुझे लेकर जा सकता है और मेरे पास इनकार का हक तो जैसे था ही नहीं। मैंने फौरन से हाँ कर दी थी और उसके साथ अंदर चली आई थी। उसका घर काफ़ी बड़ा था, मगर वहाँ कोई मौजूद नहीं था। एक नौकर था जिसने आकर पानी दिया था और फिर इसी नौकर ने मुझे एक कमरा दिखा दिया था। मुझे भूख लगी थी, मगर खाना मैंने नहीं मांगा कि पहले ही उसने मेरी इतनी मदद की थी।
और अब मैं और फरमाइशें डाल दूं? मैं चुप रही थी और खामोशी से रात गुजारी थी। अगली सुबह मुझे नाश्ता मिल गया था और नाश्ते के बाद उस शख्स ने मुझसे पूछा था कि वो सब क्या था और कौन औरतें थीं और मैं कौन थी, क्योंकि वो मेरे पीछे थी। मैंने उससे कोई झूठ नहीं बोला था और उसे सब कुछ सच सच बता दिया था। मेरी बातें सुनने के बाद जैसे उसको गुस्सा आया था, मतलब वो भी बाकी अमीर लोगों जैसा था। उसे अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि एक भकारन की मदद की थी और उसे अपने घर में रखा था, अपने साथ बिठाकर खिलाया था। यही सोच रहा होगा वो शख्स, जभी तो उसे गुस्सा आया था। फिर जब उसने कहा कि गलती मेरी थी, मैंने एक गलत रास्ता इख्तियार किया था। उसने गुस्से से मुझे देखा था और पूछा था कि किसी ने मुझे इस काम से रोका नहीं था, किसी ने समझाया भी नहीं था कि ये काम ठीक नहीं था। जिस पर मैंने कहा मेरी माँ को इसका इल्म ही नहीं था और बाकी मेरे घर में कोई नहीं है और ये काम कोई गलत तो नहीं था। बहुत सारे बेसहारा लोग और गरीब लोग भीख मांगते हैं, तो इसमें क्या था। मैंने अपनी बात कही थी और मैं खामोश हो गई थी, जबकि मेरे सामने बैठा शख्स गौर से मुझे ही देख रहा था। जब उसने मुझसे कहा कि वो लोग मुझे कोई गरीब या फिर कोई ज़रूरतमंद समझकर पैसे नहीं देते थे, बल्कि मुझे देखने के लालच में मेरे घर चले आते थे और किसी को देखने के लिए इतने से पैसे इन मर्दों के लिए क्या अहमियत रखते थे। मुझे उसकी बात समझ आ गई थी, मगर मैं चुप रही थी। गलती मेरी थी कि मुझे ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। मैंने खुद ही अपने पीछे एक भीड़ लगा ली थी और अपनी बात ख़त्म कर चुका था और मैं वहीं बैठकर अपनी गलतियां सोचने लगी थी। उसने मुझे अपने घर में रहने की इजाज़त दे दी थी। मैं घर के छोटे मोटे काम कर लिया करती थी, मगर उसने कभी मुझे काम का नहीं कहा था। उसका कहना था कि मैं इस घर में महफूज हूँ और यहीं रह सकती हूँ। मैंने इस घर में एक कमरा देखा था जहाँ पर अच्छे अच्छे कपड़ों के डिज़ाइन मौजूद थे। मैं उनको देखने लगी थी, वो खुद बनाए गए थे। मैं वही देख रही थी जब वो शख्स आया था और मुझे देखने लगा था। उसका कहना था कि मुझे जो भी पसंद आए मैं ले सकती हूँ। ये सब कपड़े उनके अपने बनाए हुए थे। मुझे कपड़े तो नहीं चाहिए थे, मगर उनको देखकर मुझे वो कपड़े याद ज़रूर आए थे जो मैंने अपने घर में बना कर रखे थे और मैंने उसे बताया था। उसका कहना था कि वो मुझे मेरे घर ले जाएगा, मैं अपनी चीज़ें वहाँ से ले आऊँ जो मुझे चाहिए। और फिर एक दिन मैं उसके साथ अपने घर गई थी, अपना कुछ ज़रूरी सामान लिया था और अम्मा की कुछ चीज़ें ली थी और वो कपड़े लेकर मैं वापस आ गई थी। मैंने वो सारे कपड़े ला कर रख दिए थे और पता नहीं कैसे उस शख्स ने वो देख लिए थे। उसे वो सब कपड़े बहुत अच्छे लगे थे। उसका अपना कारोबार था कपड़े बनाने का। उसका कहना था कि अगर मैं चाहूँ तो उसके साथ मिलकर काम कर सकती हूँ। मुझे उसकी ऑफ़र अच्छी लगी थी और मैंने फ़ौरन ही हाँ कर दी थी। घर में फ़ारिग रहने से अच्छा था कि मैं कुछ कर लेती। मैं उसके साथ मिलकर काम करने लगी थी। उसका कहना था कि मैं इतनी मेहनती और काबिल थी, तो फिर मुझे क्या ज़रूरत थी वो सब करने की। मुझे ये काम करना चाहिए था। मैं उसके साथ मिलकर काम करने लगी थी और साथ ही साथ सीखने लगी थी। एक लड़की घर आकर मुझे काम भी सिखाया करती थी और साथ ही साथ मुझे पढ़ाया भी करती थी। ऐसा लगता था जैसे मेरी ज़िंदगी को एक मकसद मिल गया था। मैं सारा दिन मसरूफ़ रहती थी और काम करती थी। अब मुझे मेहनत करना अच्छा लगता था। अब मैं पहले जैसी नहीं रही थी कामचोर। अब मुझे काम करना अच्छा लगता था और मसरूफ़ रहना भी अच्छा लगता था। मुझे अब काफ़ी काम आ गया था। मैं उसके साथ दफ्तर जाने लगी थी और खुश थी अपनी ज़िंदगी से। जो भी था अच्छा था। मैं खुश रहने लगी थी, सारा काम करने लगी थी और ये सब कुछ इस इंसान की वजह से था जो मुझे अपने घर में रखे हुए था, जिसने मेरा साथ दिया था, मुझे समझा था। वो सही मायनों में मेरी मदद की थी। वो सच में एक अच्छा इंसान था और अब मुझे मदद और हिवस का फ़र्क समझ आ गया था। वो लोग जो मेरे घर में पैसे देकर जाते थे, वो बस मुझे देखना चाहते थे। वो मेरी नहीं, अपनी मदद करते थे, अपने मतलब के लिए आते थे। जबकि ये शख्स सच में मेरी मदद कर रहा था। इसने मुझे समझाया था कि ज़िंदगी की और हमारी अपनी क्या अहमियत है। उसने मुझसे शादी कर ली थी। हम दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश थे, साथ काम करते थे, साथ रहते थे और ये सब मुझे मेरी माँ की खिदमत करने से मिला था। इसका सिला था जो मुझे आज मिल रहा था। इसकी दुआओं का असर था और अगर हम माँ बाप की खिदमत करते हैं तो हमें इसका अजर ज़रूर मिलता है। अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाएं, फिर देखें ये कितनी खूबसूरत है। उम्मीद है आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए
और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी इस तरह की अच्छी कहानियाँ बर वक्त मिलती रहें।